नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। जिस तरह थोड़े समय के अंतराल के बाद फोन अपना रूप रंग बदलकर लॉन्च होते हैं, उसी तरह कोरोना वायरस का नया वर्जन दुनिया के न चाहते हुए भी लॉन्च हो चुका है और भारत सहित 17 देशों में फैल चुका है। 2019 में जिस वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई, उसने 2020 को बर्बाद कर दिया। अब 2020 के अंत में जब कोरोना वायरस नए रंग रूप में सामने आया है, तो पूरी दुनिया परेशान और आशंकित है। भारत में भी इस नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। यहाँ 6 मामले सामने आए हैं। लोगों से लेकर अधिकारियों तक सबके मन में सवाल है और इन्हीं सवालों के साए में भारत की वैक्सीन प्रैक्टिस और ट्रायल भी जारी। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्रिकेट के मैदान पर ले चलेंगे, जहां टेस्ट मैच में टीम इंडिया के प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया का सर चकरा गया। भारत ने एडिलेड में पिछले टेस्ट मैच में 36 रन पर ऑल आउट होकर अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने ऐसा कमबैक किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस जीत को विदेशी धरती पर भारत की सबसे महत्वपूर्ण जीत क्यों कहा जा रहा है, ये आपको बताएंगे। इस विश्लेषण में सुनील गावस्कर हमारी मदद करेंगे। अब कारों की ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट दोनों पर एयर बैग्स को अनिवार्य करने का प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की तरफ से दिया गया है, ताकि कार में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहे। भारत की नई कारों के प्रोडक्शन पर यह नियम लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2021 की तारीख प्रस्तावित है और मौजूदा मॉडल्स के प्रोडक्शन में नियम लागू करने के लिए 1 जून 2021 की तारीख रखी गई है। और आज पीएम मोदी ने मालगाड़ियों के फुल स्पीड कॉरिडोर के न्यू भाऊपर न्यू खुर्जा स्टेशन सेक्शन का उद्घाटन किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे आपका क्या लेना देना, तो आपको बता दें कि इससे कानपुर दिल्ली रूट पर ट्रेनें लेट नहीं होंगी। मालगाड़ियां भी समय पर पहुंच सकेंगी। इस कॉरिडोर से मालगाड़ियों की गति करीब 3 गुना हो जाएगी, माल की ढुलाई बढ़ जाएगी। ये न्यू इंडिया के लिए रेल की पटरी वाली क्रांति है। सबसे पहले लेकिन बात कोरोना वायरस की, क्योंकि कोरोना वायरस कैलेंडर नहीं देखता। साल बदलने से कोरोना नहीं जाएगा, बल्कि हमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन यानी उसके नए रूप से पूरी दुनिया परेशान है। लंदन वाला स्ट्रेन अब भारत में आ चुका है। भारत में उन 6 लोगों में यह स्ट्रेन मिला है जो हाल ही में यूके से भारत लौटे। बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद की लैब में इसे डिटेक्ट किया गया है। नए स्ट्रेन से संक्रमित इन लोगों को आइसोलेट किया गया है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन से करीब 33,000 लोग भारत के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे उतरे थे। अब इन सभी का पता लगाया जा रहा है और इनकी पीसीआर जांच करवाई जा रही है। इसके अलावा 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक विदेश से आने वाले लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी, जिससे यह पता चल सके कि कितने लोगों में नया स्ट्रेन फैल चुका है। भारत से यूके आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन 31 दिसंबर के बाद भी बना रह सकता है। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूके में कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन मिला है, उसके बारे में शुरुआती जांच में यह पता चला है कि यह पुराने वायरस के मुकाबले 70% अधिक संक्रामक है, यानी कोरोना का यह रूप ज्यादा तेजी से फैलता है। वायरस के इस नए रूप की वजह से ही यूके में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्योंकि वहां कुछ ही हफ्तों में बहुत तेजी से मामले बढ़े। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यहां पर जब कोरोना के नए मामले काफी हद तक कंट्रोल में आ रहे हैं, तो वायरस का नया रूप यहां फिर भी मिल गया है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में हड़कंप है, क्योंकि अब ये सिर्फ ब्रिटेन में नहीं रह गया है। लंदन जैसा स्ट्रेन कम से कम 17 देशों में फैल चुका है। इन देशों में नए कोरोना के मामले मिलने लगे हैं। भारत की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस लिस्ट में अब भारत का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ इस कोरोना के 6 नए मामले मिले हैं। सवाल ये है कि कोरोना का ये नया रूप भारत में कितना फैला है। क्या ये आगे नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है? क्या इससे यूके की तरह ही यहाँ कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ेंगे? इस पर हमें इस वक्त कितना सावधान रहना होगा? This variant has traveled to other countries, several countries, but also to India. And therefore, this variant, this particular virus strain, may have its own run, and we have to be very, very careful, very careful. A new virus or a new type of virus enters, it is easy to suppress that virus in the beginning, because कम लोगों में होगा, कम स्प्रेड है उसका, फैला नहीं है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन छोटी है। वायरस का नया रूप खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ये तेजी से संक्रमण फैलाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार करता है।
अगर इसने भारत को अपनी चपेट में लिया तो संक्रमण के मामले और बढ़ेंगे, चुनौतियां और बढ़ेंगी। क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब 6 महीने में पहली बार कोरोना के नए मामले सबसे कम आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 16,000 ही नए मामले आए। पिछले 8 दिन से कुल एक्टिव केस लोड भी 3 लाख से कम है। इस वक्त करीब 2,68,000 लोग पूरे देश में संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे वक्त में जब कोरोना से लड़ाई में चुनौतियां कुछ कम हुई हैं, नए स्ट्रेन से सबकी चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय तुरंत एक्शन में आ गया है। नए स्ट्रेन का पता लगाने और इसे रोकने की रणनीति बनाई गई। 31 दिसंबर तक यूके से आने वाली फ्लाइट्स रोकी गईं। यूके से आने वालों को क्वारंटीन किया गया। उनका RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है। 23 नवंबर के बाद जो लोग बाहर से भारत आए, उनके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। पिछले 14 दिनों में जो लोग बाहर से भारत आए और जो कोरोना पॉजिटिव मिले, उनमें सभी के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। इससे पता चलेगा कि बाहर से जो लोग आए और कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनमें वायरस का कौन सा रूप है और क्या ये वही स्ट्रेन है जो ब्रिटेन में मिला है। देश की 10 रीजनल लेबोरेटरीज को चिन्हित किया गया है, जहां हर राज्य अपने यहां 5% कोविड पॉजिटिव केस के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे। इससे ये पता चलेगा कि देश में ये नया वायरस कितना फैला है। Prior to the news of the UK variant came in our country we had done roughly 5,000 such genome sequences across these labs. Now we will be significantly increasing that number and would be working in a coordinated manner in the shape of a consortium. नए वायरस के खतरे पर अलर्ट रहना जरूरी है, लेकिन सरकार और एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि नए स्ट्रेन से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वायरस के नए रूप से संक्रमण के लक्षण और इलाज में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये कहना भी गलत है कि नए स्ट्रेन पर मौजूदा वैक्सीन काम नहीं करेगी। There is no evidence that the current vaccines will fail to protect against COVID-19 on the variants reported from UK or South Africa. वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफ़ी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। नए स्ट्रेन पर वैक्सीन काम करे या ना करे, कोरोना अपना रूप कितना भी बदले, इन बातों से ज्यादा हमारे लिए ये जरूरी है कि हम मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग वाली आदत ना बदलें, क्योंकि सबसे बड़ा बचाव यही है, फिर चाहे कोरोना नया हो या पुराना। आज तक ब्यूरो। चीन के वुहान शहर में सबसे पहले जो कोरोना वायरस मिला था, उसमें जब कम से कम 17 तरह के बदलाव लंदन में दिखे तो इसे लंदन स्ट्रेन का नाम दिया गया। वायरस में इस तरह के बदलाव आना कोई नई बात नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे रोका नहीं जा सकता। कोरोना एक RNA वायरस है जिसमें 30,000 से ज्यादा जेनेटिक कोड्स होते हैं। जैसे जैसे वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में जाता है, तो अक्सर वायरस के जेनेटिक कोड में बदलाव होते हैं। इससे वायरस की प्रकृति बदलती है, उसके नए नए रूप मिलते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे म्यूटेशन कहते हैं। इस म्यूटेशन पर वैज्ञानिकों की लगातार नजर रहती है, जिससे यह समझा जा सके कि वायरस अगर अपना रूप बदल रहा है तो यह कितना कमजोर या कितना खतरनाक हो रहा है। वायरस में बदलाव को जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए समझा जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग किसी वायरस के बारे में सब कुछ जानने का तरीका है। इसी से नए स्ट्रेन का पता लगाया जाता है। भारत में अब तक करीब 5,000 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है और इससे कोरोना वायरस में ऐसे 19 जेनेटिक बदलाव का पता लगाया गया है जिन पर शरीर में वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज भी बेअसर है। इनमें SN440K नाम का एक स्ट्रेन ऐसा है जो बाकियों की तुलना में करीब 2% ज्यादा तेजी से फैलता है। इससे एक बार इन्फेक्शन हो जाने के बाद दोबारा भी इन्फेक्शन हो जाता है। इस स्ट्रेन के कई मामले उत्तर भारत में पाए गए हैं, जहां किसी कोरोना संक्रमित को दोबारा भी कोरोना हुआ। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में इस स्ट्रेन के काफी मामले मिले। नए स्ट्रेन के बाद लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मौजूदा वैक्सीन ही नए स्ट्रेन पर काम करेगी या फिर कंपनियों को नए स्ट्रेन के हिसाब से मौजूदा वैक्सीन में कोई बदलाव करने होंगे। अभी तक एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि वैक्सीन में बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी। भारत सरकार ने भी यही कहा है कि नए स्ट्रेन पर हर वैक्सीन काम करेगी, यानी मौजूदा वैक्सीन पुराने वायरस पर जो असर करेगी वही असर वायरस के नए रूप पर भी करेगी।
फिर भी दवा कंपनियां एक्टिव हैं। अमेरिका की दवा कंपनी नोवावैक्स ने ब्रिटेन में मिले नए वेरिएंट पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। कुछ हफ्ते में ही इसके नतीजे आने की उम्मीद जताई गई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना भी नए स्ट्रेन पर टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं। इससे पुख्ता तौर पर यह पता चल जाएगा कि नए स्ट्रेन पर वैक्सीन का कितना असर होगा और वैक्सीन नए स्ट्रेन को खत्म कर पाएगी या नहीं। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में भी दावा किया गया है कि यह वैक्सीन भी नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी होगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को गुरुवार से पहले ब्रिटेन में मंजूरी मिल सकती है। भारत में भी इसी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिए जाने का इंतजार है। भारत में अभी किसी वैक्सीन को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। देश के 4 राज्यों के 7 जिलों में 2 दिन का मॉक ड्रिल चला है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफल बताया है। वैक्सीन पहुंचाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग आज कैसी रही, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भेष बदलकर ब्रिटेन से कोरोना भारत तक जरूर आ गया है, लेकिन कोरोना से लड़ाई का संकल्प अटल है। नए स्ट्रेन से वैक्सीनेशन प्लान पर असर न पड़ने के भरोसे के बीच भारत में वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल सफल रही। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले, गुजरात के गांधीनगर और राजकोट, पंजाब के लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर के साथ असम के सोनीपत और नलबारी जिलों में 2 दिनों की मॉक वैक्सीनेशन एक्सरसाइज हुई। तो ये कंप्यूटर है, यहाँ पर डेटा वेरीफाई करने के बाद ये यहाँ पर टीकाकरण होगा। देख सकते हैं यहाँ पर अस्पताल के कर्मचारी मौजूद हैं। हालांकि आज कोई असल रूप में कोई टीकाकरण नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से तैयारी की गई है। ये वैक्सीनेशन का बॉक्स है, सिरिंजेस यहाँ पे रखी गई है, डिटेल्स यहाँ पर पूरी रखी गई है। जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर उनके सामने है। जितने बेनिफिशरीज को टीका लगेगा उस तरह टिक मार्क यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पर टीका लगाने के बाद जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनको यहाँ से होते हुए एक वेटिंग रूम में जाना होगा। देख सकते हैं उधर वेटिंग रूम है और इस वेटिंग रूम में उनको आधा घंटा कम से कम इंतजार करना होगा। अस्पताल के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, बेनिफिशरीज यहाँ पर बैठे हुए। टीका लगाने के बाद उनके ऊपर नजर रखी जाएगी कि क्या टीका लगाने के बाद उनको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत आती है तो अस्पताल के कर्मचारी उसका निराकरण करेंगे। जो वैक्सीन के लिए लोग आएंगे तो वो भी सोशल डिस्टेंस रखे, उसका ये पूरा प्रयास यहाँ पे उसके लिए पूरी अरेंजमेंट की गई है। साथ ही जब वो आएंगे तो यहाँ पे उनके लिए ये वेटिंग लॉन्च बनाया गया है कि जो लोग यहाँ पे आएंगे, जो हेल्थ वर्कर्स हो या आम जनता हो, तो उनको लिए यहाँ पे ये वेटिंग लॉन्च रहेगा। साथ ही जो उनके लिए वैक्सीन है, ये वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है और यहाँ पे सारे लोग आएंगे जिनको वैक्सीन देना है। जो हेल्थ वर्कर यहाँ पे रहेंगे, उन हेल्थ वर्कर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए ये पूरा ड्राई रन है, तो पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है। मॉक ड्रिल में सफल ड्राई रन के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को जैसे नया हौसला मिल गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जो अनुभव और फीडबैक मिले उससे ऑपरेशनल गाइडलाइन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए IT प्लेटफॉर्म को लेकर अतिरिक्त सुझावों को नोट किया गया है। ड्राई रन में ये है कि हमने वो सब गतिविधियां की हैं जो एक्चुअली जब वैक्सीन लगेगा, जब शुरू होगा तो वैसे ही लगेगा। तो इसमें हम जब ये प्रोसेस शुरू करते हैं, इट इज अ सेट ऑफ ड्रिल, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कोई मुश्किल तो नहीं आई। बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे एंट्री नहीं है, आपने देखा होगा। जब एंट्री होगी उसकी फिर वेरिफिकेशन भी है। इट कुड बी एनी फोटो ID, पर वेरिफिकेशन के बिना उसको वैक्सीन नहीं लग पाएगा। 4 राज्यों में हुई कोरोना वैक्सीनेशन की ड्राई एक्सरसाइज में जिला कलेक्टर और उनके साथ जिले और ब्लॉक टास्क फोर्स को पूरी तरह जिम्मेदार बनाया गया था। यानी सरकार इस मॉक ड्रिल को सफल वैक्सीनेशन का हिस्सा मानकर चल रही है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत जनवरी से होने के पूरे संकेत हैं। ऐसे में मॉक ड्रिल से शुभारंभ अच्छा है। गुवाहाटी से हिमांता कुमारनाथ और गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ मंजीत सहगल, खन्ना, पंजाब आज तक। कोरोना वायरस को कितना भी टाइम हो गया हो, कितना भी लोग ऊब रहे हों, कितना ही डर खत्म हो रहा हो, कितना भी ये कहा जाए कि नए साल में सब बदल जाएगा, इन सब बातों पर हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ सावधानी रखने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके और आपके अपने पर
बहुत बड़ा संकट बनकर आ सकती है। हम आपको बेल्जियम का एक उदाहरण दिखाते हैं, जहां सांता क्लॉज बनकर गिफ्ट बांटने से बुजुर्गों के एक केयर होम में ऐसा संक्रमण फैला कि वहां करीब 150 लोग कोरोना से बीमार पड़ गए और इनमें से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। असल में इस केयर होम के कर्मचारी क्रिसमस पर बुजुर्गों को खुश करना चाहते थे, कोरोना काल में उनका मनोबल बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक डॉक्टर को सांता क्लॉज बनने के लिए तैयार किया। ये डॉक्टर केयर होम में आए, वहां पर बुजुर्गों को गिफ्ट दिए, उनके साथ समय बिताया। लेकिन वहां से जाने के कुछ हफ्ते में ये डॉक्टर जब बीमार पड़े और उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव निकले। इसके बाद केयर होम में रहने वाले बुजुर्ग भी एक एक करके कोरोना की चपेट में आने लगे। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज तक पर आप चुन सकते हैं साल 2020 का सबसे तेज राजनेता। हमारे पास देश भर से बड़ी संख्या में लोगों के वोट्स आ रहे हैं। वोटिंग के बस कुछ घंटे बाकी हैं, क्योंकि सिर्फ आज भर आप वोट कर सकते हैं। देर मत कीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको बताते हैं मैसेज करने का तरीका। सबसे पहले मैसेज में लिखें POLI, फिर स्पेस दें, स्पेस के बाद सबसे तेज राजनेता के लिए विकल्प लिखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए A, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए B, अमित शाह के लिए C, नीतीश कुमार के लिए D, अरविंद केजरीवाल के लिए E। इसके बाद मैसेज को 56161 पर भेज दें। खबरदार में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में TMC कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद बवाल मच गया है। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। लोगों ने कई बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। लोग गुस्साए हुए थे और 10 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ की भी खबर है। वहीं 4 बसों को निशाना बनाया गया है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अतिरिक्त बलों को मोर्चे पर लगाना पड़ा है। मृतक की पहचान धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जब TMC कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह अपनी बाइक से शाम को एक साथी के साथ घर जा रहे थे, तभी पीछे से एक बाइक पर सवार लोगों ने 5 राउंड फायरिंग की। हमारे साथ इस समय हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही है। मनोज्ञा, एक तरफ तो वो राजनीतिक किलिंग्स जिसे लेकर कभी बीजेपी कभी TMC एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, और उसके बाद ये बवाल, क्या है परिस्थितियां इस समय, क्या है स्थिति? जो बी गार्डन इलाके में दुकानें थी, परिस्थिति इस समय काफी जो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेता जो 29 नंबर वार्ड के वहां के मेंबर थे, कार्यकर्ता भी रहे हैं कई वर्षों से, धर्मेंद्र सिंह की हत्या के बाद जहां एक और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मंत्री अरूप रॉय ने साफ कहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। तो बीजेपी ने कहा है कि ये वही नेता हैं जिनके पास हथियार मिले थे कुछ दिन पहले एक रक्तदान शिविर में। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने तब उनको इसलिए कहकर डिफेंड कर दिया था, ये कहकर कि उन्हें सारे हथियार उनके पास लाइसेंस थे। लेकिन आज जो फायरिंग हुई है, इसके बाद आगजनी की घटना इलाके में अभी भी काफी उत्तेजना है, लोगों में परेशानियां हैं और बाइक्स में आग लगाई जा रही है, बसों को रोका जा रहा है और लगातार तोड़फोड़ भी हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज्ञा लोईवाल इस जानकारी के लिए। तो अतिरिक्त बलों को वहां पर लगाया गया है ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। लेकिन अभी जैसा कि मनोज्ञा भी दिखा रही हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तनाव काफी बना हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं, खेल के मैदान की ओर चलते हैं। एडिलेड में 36 रन पर ऑल आउट होकर भारतीय टीम ने सबसे खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन उस दाग को मेलबर्न में भारतीय टीम ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर धो डाला। पहले टेस्ट की शर्मनाक हार का बदला शानदार तरीके से दूसरा टेस्ट जीतकर ले लिया है। एडिलेड टेस्ट में तीसरे ही दिन भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी और मेलबर्न में चौथे दिन भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। एडिलेड में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से भारत को हराया था। मेलबर्न टेस्ट में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त दी और इस तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। भारत की पिछली हार बेहद खराब थी, लेकिन ये जीत बहुत खास है, खासकर अजिंक्य रहाणे के लिए, जिन्होंने नियमित कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में बतौर कप्तान अपना पहला टेस्ट शतक बनाकर भारत को यह जीत दिलाई। पहले टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपने सबसे कम स्कोर पर आउट होकर मैच हार जाना। और अगले ही मैच में शानदार जीत हासिल करके हिसाब चुकता कर देना। तब जबकि लगभग आधी टीम बदली हुई हो। रोहित, विराट, शमी और ईशान जैसे खिलाड़ी न खेल रहे हैं।
उस टीम के जरिए जिसमें 2 खिलाड़ी अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं और वो भी विदेशी धरती पर। ऐतिहासिक हार के बाद ये जीत ऐतिहासिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। इस जीत के शिल्पकार हैं अजिंक्य रहाणे, जिनके नेतृत्व में नियमित कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया ने ये विराट जीत हासिल की है। 78 runs. This time round, they bounce back with the win. Yes, absolutely. I'm really proud of all the players. Played really well. But I want to give credit to debutants, Shubman Gill and Mohammad Siraj, especially coming after Adelaide, that loss. The way they shown their character, I thought for us, unfortunately we lost to Umesh Yadav in the second innings, but the way everyone played was really magnificent. ये जीत सिर्फ इस मायने में महत्वपूर्ण नहीं है कि पिछले ही मैच में टीम इंडिया ने 36 रन पर आउट होकर इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया था, बल्कि ये जीत कई और मायनों में भी खास है। जरा गौर फरमाइए। 10 साल बाद टीम इंडिया ने विदेशी जमीन पर पहले गेंदबाजी करते हुए जीत हासिल की है। भारत ने अब तक विदेशी जमीन पर सबसे ज्यादा 4 टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही जीते हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज, टीम इंडिया ने ये मैच अपनी आधी क्षमता से खेलते हुए जीता है और इस जीत में बतौर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी क्षमताएं दर्शा दी हैं। Both are good readers of the game. Virat is very passionate. Ajinkya, on the other hand, is very calm and composed. You know, and it's their characters. You know, so Virat is more in your face, whilst Ajinkya is quite prepared to sit back in a very calm and composed manner. But deep inside, you know, he knows what he wants. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पिछली हार को पीछे छोड़ दिया है और सीरीज में 1-1 से बराबरी करके सीरीज जीतने के अपने दावे को एक बार फिर मजबूत कर लिया है। आज तक ब्यूरो। 36 रन पर आउट होने वाली भारतीय टीम ने अगली ही मैच में जिस तरह से कमबैक किया है, ये जीत लंबे समय तक याद की जाएगी। इसके लिए रहाणे की कप्तानी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्हें पहली पारी में बेहतरीन 112 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ रहाणे ने एक रिकॉर्ड बनाया है। वो 3 टेस्ट में कप्तानी कर चुके हैं और तीनों जीते हैं। ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की है। धोनी ने भी बतौर कप्तान अपने शुरुआती तीनों मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलवाई थी। इसीलिए रहाणे की हर कोई तारीफ कर रहा है। इसी मैच में रहाणे को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जॉनी मुलॉक मेडल से भी सम्मानित किया है। अजिंक्य रहाणे ये मेडल पाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। दरअसल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही तय किया था कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच को इस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस मेडल का नाम 152 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रहे जॉनी मुलाग के नाम पर रखा गया है। वो पहली बार विदेश दौरे पर जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे। उनकी अगुवाई में वर्ष 1868 में टीम ने ब्रिटेन का दौरा किया था। ये टीम अंतर्राष्ट्रीय दौरा करने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई टीम थी। इस दौरे में उन्होंने 47 में से 45 मैच खेले थे और 1698 रन बनाए थे। मुलाग ने 1866 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक बॉक्सिंग डे टेस्ट भी खेला था और अब यहीं पर अजिंक्य रहाणे ने शतक बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। पहले मैच में 36 रन के ऐतिहासिक न्यूनतम स्कोर पर सिमटने वाली टीम को अगले ही मैच में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन रहाणे ने कर दिखाया। इस मौके पर हम आपको रहाणे के एक पुराने इंटरव्यू के कुछ अंश दिखाना चाहते हैं। इसमें आपको अजिंक्य रहाणे की शख्सियत के कई रंग दिखेंगे। Ajinkya Rahane, welcome to Jab We Met. Thank you. So nice to have you on the show. Thank you for joining us. मैं हमेशा ये सोचता अजिंक्य कि जब प्लेयर कोई ब्रेक पे होता है कितना मुश्किल रहता है इंटेंसिटी को मेंटेन करके रखना, बिकॉज सडनली यू विल बी इन अ बिग ग्राउंड, बिग प्रेशर, बिग मैच, बिग टूर्नामेंट, एंड देन बिफोर दैट लंबा ब्रेक चल रहा है, तो कैसे आप मेंटेन करके रखते हो मोटिवेशन और फोकस? आई थिंक ज़रूर एक चैलेंज होता है कि एज अ प्लेयर जब आप ब्रेक पे होते हो आपको कैसे आपका फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है, कैसे आपके बैटिंग स्किल्स के ऊपर वर्क करना है, और जब आप कंट्री के लिए खेलते हो आपको कोई और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पर्सनली मैंने हमेशा से कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं अपने फिटनेस के ऊपर काम करूँ, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। कि जब आप बैटिंग करते हो आपके हिसाब से आप में और इस जनरेशन के बाकी प्लेयर्स में टेक्निक, टेम्परामेंट और आउटलुक में क्या फ़र्क है? देखिए हर एक का टेक्निक अलग अलग है, हर एक का टेम्परामेंट अलग अलग है, और आई थिंक इस खेल की ब्यूटी यही है कि आप किसी को कॉपी ना करें।
तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं शायद किसी को कॉपी नहीं कर सकता हूँ, कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, यस मैं छक्के भी मार सकता हूँ, चौके भी मार सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे आपको स्ट्राइक भी रोटेट करने हैं वहाँ भी स्ट्राइक भी रोटेट कर सकता हूँ। तो आई थिंक आपको खुद का जो गेम प्लान है उसको बैक करना होता है, खुद के जो स्ट्रेंथ है उसको बैक करना होता है। और आजकल की जनरेशन, मतलब आप कह रहे हैं T20 के वजह से बहुत सारी पावर हिटिंग आई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पावर हिटिंग येस इंपॉर्टेंट है, पावर हिटिंग के साथ आपको कैसे पार्टनरशिप आगे लेके जानी, आप सिंगल डबल्स कैसे ले सकते हो और उसके साथ विदाउट टेकिंग रिस्क छक्के और चौके कैसे मार सकते हो। तो अभी आप मेरी बॉलिंग झेल रहे थे, अगर आप कोच हो गए 1 मिनट के लिए, क्या एडवाइस देंगे आप? मुझे लगता नहीं बॉलिंग में बिल्कुल भी गड़बड़ थी, इतने टाइम बाद आप खेले हो। पड़ गई सीधे बड़ी, मेरे को लगा वाइड जाएगी, कोई वाइड नहीं बॉल एक्चुअली अपने सही डाले। और अब आपको सुनवाते हैं भारत की इस शानदार जीत पर आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील गावस्कर की क्या राय है, उनका क्या विश्लेषण है। नेगेटिव जैसी की मानसिकता कभी कभी आती है जब आप 36 रन करके ऑल आउट होते हैं और उसके बाद में आप देखते हैं कि हम जब खेल रहे थे तो सब, जब हमने निक किया तो सब कैच पकड़े गए। अब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज खेल रहे हैं तो वो खेल रहे हैं, प्ले और मिस हो रहा है, प्ले और मिस हो रहा है, पर आउट नहीं हो रहे। फिर एक मतलब नेगेटिव माइंडसेट जैसा बनता है। तो वो माइंडसेट नहीं होने की जो वजह है वो अब हमारे बॉलर्स, उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की उससे भारतीय टीम का एक बिलीफ बन गया कि हाँ, हम इस सीरीज में अभी भी जिंदा है और हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो जो जिस तरह से गेंदबाजों ने बॉलिंग की उसको मैं नंबर 1 का स्थान देता हूँ। बहुत तारीफ कर रहे हैं, और जैसे रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के एक सफल कप्तान रह चुके हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। शेन वॉर्न, फिर एडम गिलक्रिस्ट, जब आप उनको मिलते हैं, मैं उनकी कमेंट्री दूसरे चैनल पे मैंने उनकी कमेंट्री नहीं सुनी, पर जब वो लंच टाइम में वगैरह मिलते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं कि जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की उसकी बहुत तारीफ करते हैं और ये सुनकर अच्छा भी लगता है। और एक बार मैं यही कहूंगा कि 36 रन करने के बाद जो एक आत्मविश्वास बनता है एक प्लेयर का नहीं पर पूरी टीम का, वो आत्मविश्वास थोड़ा सा कम था और इसीलिए जरूरी था कि कोई एक आकर एक ऐसी पारी खेले जिससे टीम को भी दिशा मिलती है, टीम को भी एक पता चलता है कि किस तरह से बल्लेबाजी में अप्रोच होना चाहिए, किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए। तो वो देखकर भारतीय टीम का हौसला भी बढ़ गया। तो उस हिसाब से ये एक सबसे बड़ी सबसे अहम पारियों में गिनी जाएगी। और उसके साथ जब कोई खिलाड़ी जो कप्तान हो वो स्वयं अच्छा करता है तो फिर उसकी कप्तानी भी और बेहतर होती है, क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं बॉलिंग चेंजेस का या फील्ड प्लेसिंग का जो निर्णय लेते हैं उसमें कॉन्फिडेंस होता है। तो वैसा ही हुआ, वैसे ही हमने देखा इस मेलबर्न की टेस्ट में। और अब आपके काम की एक खबर, अब कारों की ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट दोनों पर एयर बैग्स को अनिवार्य किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की तरफ से इसे लेकर प्रस्ताव दिया गया है ताकि कार में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि मौजूदा समय में कारों के लिए ड्राइवर एयरबैग अनिवार्य है, लेकिन ड्राइवर के बगल वाली सीट के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं है। इसी वजह से यह नया नियम लाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वेबसाइट पर एक ड्राफ्ट नोटिस अपलोड किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत भारत की नई कारों के प्रोडक्शन पर यह नियम लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2021 की तारीख रखी गई है और मौजूदा मॉडल्स के प्रोडक्शन पर नियम लागू करने के लिए 1 जून 2021 की समय सीमा रखी गई। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। इसमें पिछले कई वर्षों से भारत सरकार कारों को ज्यादा सुरक्षित बनाने वाली नीतियां लागू कर रही है। अब किसी कार में स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर पहले से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं और इनसे जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाता है। दुनिया के कई देशों में सेफ्टी फीचर्स को लेकर बहुत जागरूकता है और सरकारें बिना एयरबैग्स के गाड़ियों को मंजूरी नहीं देती। कई ऐसी गाड़ियां जो भारत में एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स के बिना बिक जाती हैं, उनके मॉडल जब विदेशों में बेचे जाते हैं तो उनमें एयरबैग्स लगे होते हैं। भारत भी इस कसौटी पर नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहता है और पूरे सिस्टम में जिम्मेदारी का जो भाव है वो बढ़ाना चाहता है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। 2020 खत्म होने को है और उससे पहले हर साल की तरह हम सबसे तेज अवार्ड्स दे रहे हैं हर श्रेणी में, यानी राजनीति, खेल, फिल्में। लगातार इसकी जानकारी आज तक पर चलती रहती है। आप भी SMS भेजिए अगर अभी तक नहीं भेजा है।
अलग अलग श्रेणियों में आप वोट दे सकते हैं। आज ही आखिरी दिन है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।